लेकिन बिहार बदला और इसलिए मैंने कहा कि आपका बड़ा योगदान है, क्योंकि कल तक मेरी आबादी मेरी कमजोरी थी, आज मेरी आबादी मेरी ताकत है। और इसलिए जीएसटी जब तक नहीं आया था, वैट था, एक्साइज ड्यूटी लगते थे, तो कंज्यूमर को कोई नहीं पूछता था, प्रोडक्शन वाले स्टेट को पूछता था, जो प्रोडक्ट करता था उसको रेवेन्यू आता था। लेकिन अब क्योंकि हम कंज्यूमिंग स्टेट है, तो अब हमको भी लोगों को देखना पड़ रहा है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जिसने जीएसटी का जम के विरोध किया, अंतोगत तक लास्ट अटेम्प्ट तक भी तमिलनाडु तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब वहां है। मैं इसलिए आपसे बात करना चाहता था कि बिहार की सरकार को जितने इंफ्रास्ट्रक्चर काम करने थे या आइडिया के साथ आ जाता, वो लगभग हमने कर लिया। सरकार के धन से जितने हो सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, पटना से गया 4 घंटा लगता था, अब 1.25 घंटा में पहुंच गए। पटना से मुजफ्फरपुर 3 घंटे लगते थे, अब 1.25 घंटे में पहुंच गए। पटना से बेगूसराय 3 घंटा 3.5 घंटा लगता था, अब 1.25 घंटा में पहुंच गए। ये बदल चुका, पावर कंज्यूमिंग, अब जीवन स्टाइल बदल चुका। जहां इस बिहार में 500 मेगावाट भी यूज नहीं होता था, क्योंकि उस समय पूरे प्रदेश में 17 लाख लोग ही कंज्यूमर थे। आज 2 करोड़ 14 लाख लोग कंज्यूमर है, और उसमें से भी जो 1 करोड़ 87 लाख कंज्यूमर वो डोमेस्टिक है, और उसमें से भी 1 करोड़ 67 लाख ऐसे हैं जो 125 यूनिट ही बिजली लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। मात्र 20 लाख लोग ही हैं जो पूरी तरह व्यवस्थित जीवन जीकर अपने घर पे 125 यूनिट से अधिक कंज्यूम करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सरकार ने फैसिलिटी दे दिया, सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट हम बना रहे हैं, और जो और पाइपलाइन में है, हम आगे के दिनों में अगले 5 वर्षों में हम वर्ल्ड क्लास सड़कों के साथ खड़े होंगे बिहार, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट के साथ खड़े होगा बिहार। लगभग 3 करोड़ बिहारी अंदर और बाहर आराम से एयर ट्रैफिक से जा सकेगा, वाटर ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से अच्छा है, उसके मेंटेनेंस में और उसकी सिस्टम्स को ठीक करने में आगे बढ़ाया जाए। 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे, अर्बन और सीवर, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उसको बनाया जाए। लेकिन अब आपका रोल शुरू होता है, और इसलिए मैंने कहा आपका रोल शुरू होता है। अच्छा प्लानिंग तो आप ही कर सकते हैं, आपके पास सब तरह के कंज्यूमर आते हैं, आपके पास इंडस्ट्री लगाने वाले आते हैं, आपके पास सोसाइटी बनाने वाले लोग आते हैं, आपके पास मेडिकल कॉलेज बनाने वाले लोग आते हैं, आपके पास यूनिवर्सिटी बनाने वाले लोग आते हैं। क्योंकि याद कीजिए 2004-5 में बिहार में 11% लोग प्लान करते थे बाहर जाते, क्योंकि बेसिक एमिनिटीज नहीं थे, या हम पढ़ने भी जाते हायर एजुकेशन के, क्योंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम लोगों ने किया। क्योंकि मेरा मानना है कि क्लास 12 तक जो बच्चा पढ़ता है वो कहीं ना कहीं अपने माता पिता के दबाव में कि मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग पढ़ाई करनी है, तो उसके हिसाब से वो अपने जीवन को तय करता है। लेकिन जैसे ही
हायर एजुकेशन में आता है, MBA करना है, CA करना है, IAS बनना है, PS बनना है, उस समय साफ झलकता है उसके माइंडसेट में ये है। क्योंकि 12th के बाद हमारे जो नौजवान है वो ग्रो अप हो जाते हैं और अपना भी विजन उनको क्लियर कट दिखने लगता है, मेरा लाइफ स्टाइल क्या हो। मैं तो बार बार गौर कर रहा हूं कि आपको मैं कह रहा हूं कि आपका रोल, आप सबसे लंबे समय तक पढ़ने वाले विद्यार्थी रहेंगे, इसलिए कि कानून तो बदलता रहेगा और कानून जनमत से बदलता है, और कानून बदलेंगे और आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे लॉ का स्टूडेंट, मेडिकल के स्टूडेंट, CA के स्टूडेंट, इसको जीवन भर पढ़ना है, लिख के रखें, इसका उपाय नहीं, क्योंकि कानून बदल जाएंगे तो आपको उसके हिसाब से जीवन जीना है। मेरा ये सुझाव है, आप लोग को तैयार होना चाहिए। मैंने शुरू में इसलिए कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये काम लगभग पूरे हो रहे हैं, अब जो होगा एक्स्ट्रा होगा। अब इंडस्ट्री को खड़ा करने का समय, और इंडस्ट्री का कई सेक्टर्स का सपना आपको बनाना है, क्योंकि बड़े हैवी इंडस्ट्रीज नहीं आए तो हम चाह के भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं। हमारे बच्चे IT के सेक्टर में, कोई भी देश का कोई कोना नहीं, जैसे हम कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बिहारी, क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इस देश में सबसे बड़ा परीक्षा UPSC होता है और सबसे ज्यादा पास करने वाला बिहारी होता है। तो क्यों होता है? इसलिए कि ये जो स्थान है मगध, इसको बिहार कहते हैं, ये नॉलेज का शहर है, यहाँ लोग ज्ञान यही अर्जन करते हैं। नहीं तो आज से 2000 वर्ष पहले नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं हो, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी नहीं हो, और आज से 100 साल पहले पटना यूनिवर्सिटी, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं हो। ये दुनिया को नॉलेज देने वाला शहर है। इसलिए मेरा आग्रह आप लोगों से है, सभी CA साथियों से, ये नया बिहार बनाने का समय आया है, और जो आप आज रास्ता तय करेंगे इसका 5 साल 10 साल के बाद रिजल्ट आए। ये विज्ञान ये तुरंत नहीं आया। नीतीश जी 2013 में उन्होंने मैरीन ड्राइव का सपना देखा, पूरा कब हुआ? 2025। पहले इस शहर में घुसना सबसे कठिन था, आज सबसे आसान हो गया। आज पटना से बाहर निकलना, जहानाबाद साइड जाना एकदम आसानी से आप चले जाते। तो मेरा ये कहना है कि ये एक दिन में नहीं हो सकता। मैं 2014 में मेट्रो का प्लान कर रहा था, तो मैंने कंपनी के में CEO को अटैच किया था, तो कंपनी सेक्रेटरी का ही पहला शब्द आया था उस जमाने में। आप समझिए कि कंपनी नहीं बनाइएगा तो ग्रो अप नहीं हो सकता। आज भी बिहार में कोई कंसेप्ट नहीं है। बिहार आज भी इस देश में अटल पेंशन योजना सबसे ज्यादा सक्सेस रेट कहाँ है मालूम? बिहार, क्योंकि हमको आदत है जीवन सिक्योर करने का। हम बिजनेस में नहीं जाते। हम बिहारी को पता हो कि 1 लाख रुपया महीना हम बिजनेस से कमाएंगे और 20,000 रुपया यदि परमानेंट जॉब मिल जाए तो आपकी गाड़ी उधरे बढ़ जाएगी। यही है ना हमारा मैसेज। तो अब इसको आदत लगाने की आवश्यकता है। यही जनरेशन कर सकता है, ये हम लोग नहीं कर सकते। हमारा काम है आपके अच्छे सुझाव पर कानून बनाना, लेकिन ये जो जनरेशन है ये बिहार बदलेगा और यही इंडस्ट्री ला सकता है। यही समाज के लोगों को समझाएगा कि आज यदि गुजरात बढ़ा, महाराष्ट्र बढ़ा, तमिलनाडु बढ़ा, कर्नाटक बढ़ा, उसके मूल कारण है कि वहां के बच्चों ने स्टार्टअप शुरू किया, वहां के बच्चों ने कंपनी बनाया, कंपनी अफेयर्स को खड़ा किया,
और आज आईटी देख लीजिए आप, देश में कहीं चले जाइए, बैंगलोर चले जाइए, मुंबई चले जाइए, पूना चले जाइए, गुरुग्राम चले जाइए, आपको ये एहसास होगा कि हम जब वहां नौकरी करने जाते हैं तो लगता है तो मिनी बिहार है, सब लोग अपने ही लोग यहाँ, कोई मधुबनी से, कोई दरभंगा से, कोई पूर्णिया से, कोई खगड़िया से, कोई गया से, हम बिहार के लोग ही वहां काम करें। तो हम अपने बिहार को कैसे स्टैब्लिश करें, यही मेरी आग्रह है कि आप लोगों से इस थीम पर काम करना चाहिए और आपके सुझाव भी आए। जीएसटी में तो हम प्रतिदिन नए बदलाव कर रहे हैं, टैक्स कैसे आसानी से लिए जा सकते हैं, लोगों को कष्ट भी कम हो, पीड़ा भी कम हो, स्लैब कितना छोटा हो सकता है ये भी प्रयास कर रहे हैं। 4 स्लैब और कुछ एक्सक्लूसिव स्लैब है उसको छोड़कर अब तो धीरे धीरे स्लैब को भी कम करने पड़ेगा और जितना कम टैक्स लेकर आप यदि चीजों को स्टैब्लिश कीजिएगा उतना आसान होगा। और एक उदाहरण देता हूं, अभी एटीएफ पटना में, एटीएफ जो एरोप्लेन में फ्यूल यूज किया जाता है उसमें 29% टैक्स था। तो पूरे प्रदेश में लगभग 2,500 किलोलीटर जो है बिक्री होती है। मैंने उसको घटाकर 29 से 4% कर दिया। तो अभी जो हमको रिपोर्ट 5 दिन पहले मिली है 6,500 किलोलीटर बिकने लगा। इस तरह के मैकेनिज्म पर सोचना पड़ेगा। हम टैक्स स्लैब को भी ठीक करें, लेकिन मूल मेरा है कि बिहार बदलना है तो हमको नए स्टार्टअप्स, कंपनी अफेयर्स, इंडस्ट्री, इसके कैसे आसान रास्ते हो सकते पाएंगे कि जहां पहाड़ पर हम स्टोरेज करें और रात के समय उसको डिस्चार्ज करके उससे बिजली उत्पादन करें तो लगभग 2400 मेगावाट का उत्पादन हो सकता है। पूरे प्रदेश में हम करें तो लगभग 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन उस रास्ते से भी कर सकते कि दिन के समय पानी ऊपर चढ़ा और रात को जब पीक टाइम हो तो हम उस पानी को डिस्चार्ज करके हम बिजली उत्पादन कर सकते। तो मेरा कहने का सेंस फिर यही है कि सरकार अपने दायित्व निभा रहे हैं कि आगे बिहार को बढ़ाना है, लेकिन कुछ साथी यदि अपनी बात रखना चाहे बिहार कैसे और बदल सकता है तो अच्छा होगा। मेरे को तो इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपने विकसित बिहार, विकसित भारत के जो क्रमों को समझाया है, हम आपका इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अब हम अपने सभी संधि लेखाकार सीए बंधु से निवेदन करते हैं। ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस आता है जिसमें होता है कि उसमें जो लगने वाले सामान होते हैं वो जनरली 18 या 28% बैटरी वगैरह पे उनको टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन जब ई रिक्शा मार्केट में आती है तो उस पर जीएसटी मात्र 5% करके चलता है। और जब ऐसा केस होता है तो जीएसटी में प्रोविजन है कि आपके पास इनपुट का हुआ है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आए इंडस्ट्री भी लगाया, इंडस्ट्री तो नहीं बोल सकते लेकिन असेंबली वाला काम उन्होंने स्टार्ट किया। 5-6 महीने में बहुत सारा सेल भी किया। तो जब उनका कुछ एक रिफंड का अमाउंट बना तो उन्होंने डिपार्टमेंट में गया, सारी चीजें टेक्निकल चीजें भी सही थी, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत प्रेशर रहता है, हम रिफंड इशू नहीं कर सकते। जो आप सही है, लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, हम रिफंड इशू नहीं कर सकते, हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, आप ऊपर जाकर के अपील कर सकते हैं। उन्होंने 2-3 महीने इस पे बहुत मतलब एक सीएस नहीं हुआ तो दूसरे से एक बात ले कि आप कर सकते हैं क्या। अंत में उन्होंने लगभग असेंबली वाला काम बंद कर करके वापस फरीदाबाद चले गए और उन्होंने बोला कि 2-3 महीने में उन्होंने वहाँ पे काम जो पहले से भी चल रहा था उसको भी यहाँ वाला काम होगा वहीं पे स्टार्ट किया और वहाँ पे इजीली हमें रिफंड मिल करके चल रहा है। तो ये सब ऐसे माइक्रो इश्यूज हैं जो हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा और हमारी जो असेंबली यूनिट होती है वही धीरे धीरे जाकर के आगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कन्वर्ट होती है। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह चाहता हूँ एकदम आपको इसलिए बुलाया इसका सोल्यूशन मैं जरूर आग्रह करूंगा कि आप 2-3 कोई ऐसा इशू रहे जो
जिसने आवेदन किया और मेरे पदाधिकारियों ने नहीं किया, आप देखिए उस पर कार्रवाई भी करूंगा और रिफंड भी तुरंत करूंगा, इसमें कहीं दो मैं सेवा करता हूँ। चलो जीएसटी डिपार्टमेंट में ज्यादातर जो हम लोग जाते हैं तकलीफ ये होता है कि लॉ की लोग बात ही नहीं करते, वो बोलते हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उन सबको ये चीजें मतलब आपके लेवल से जो हम लोग को ये कन्वे करवाना होगा कि अपील से हम लोग वापस आके मतलब अपील में हम लोग हार गए केस को पैसा जमा भी करवाए, साथ में जो वो जो फ्रीज कर रखा था बैंक अकाउंट फ्रीज करने वाले सिस्टम में उसको 1 महीने लगा दिया, अनफ्रीज नहीं किया। हमने 2.5 करोड़ रुपए जमा भी करवाया उस अपील के बदले जो हमने पहले पैसा जमा किया है, लेकिन उसका जो हमने 2.5 करोड़ फ्रीज कर रखा था उसमें मतलब 1 से 1.5 महीना लगा दिया। उसके यहाँ जाते हैं बोलते हैं और काम में बिजी है ना। अब ये बताइए कि टैक्स पेयर को दो तरह से मतलब लॉस हुआ। एक कि हमने 2.5 करोड़ जमा करवा दिया, दूसरा कि हमने 2.5 करोड़ फ्रीज कर रखा। 5 करोड़ का अगर हम ब्याज जोड़े 1 महीने के लिए, उस बिजनेसमैन को कितना तकलीफ हुआ होगा ये बताइए। उतना उस ऑफिसर की सैलरी भी दी गई होगी शायद। जानकारी में ये मैंने कहा महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी आप दीजिए। ऐसे तो मैंने सही में हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन हमको जानकारी जरूर दीजिएगा और मैं आपको जरूर आग्रह करूंगा कि हम लोगों के ऑफिस को भी आप जानकारी जरूरत पड़े तो लिखित भी दीजिए, क्योंकि ये टैक्स पेयर कभी भी बहुत यदि चक्कर काटते तो भ्रष्टाचार होगा, सवाल ही नहीं होता। मैं सबसे कम इस डिपार्टमेंट में किसी का हस्तक्षेप नहीं होने दिया, मैं एक ऑफिसर को ट्रांसफर भी नहीं करता, ये भी मैं कहता, मैं किसी को हटाता भी नहीं, ये इशू ही नहीं बनने देगा। और ये ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे बिहार का लगभग 75% रेवेन्यू यही देता है, और ये यदि साफ सुथरा नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपके सुझाव उचित फॉर्म पर आए, एकदम कार्रवाई करूंगा। और ये बहुत गंभीर है कि 2.5 करोड़ जमा कराकर उसको भी और 2.5 करोड़ रुपया फ्रीज किया, तो ऐसे अवसर पे जरूर कार्रवाई होगा। लेकिन उनको खाली सूचना देंगे डिटेल के साथ। हमारे सभी सीएम की तरफ से उप मुख्यमंत्री को सर हमारा एक प्रॉब्लम था। मैं जीएसटी ऑफिस एक टैक्स पे एक नई फैक्ट्री करने वाली थी जहाँ कम से कम 100 से ज़्यादा आदमी को काम मिलने वाला था। जो हमारे भाई ने बताया टोटो मैन्युफैक्चरिंग, तो वो दिल्ली से ऑलरेडी काम कर रहे थे शादी का। तो मैंने सोचा कि रिफंड तो मिलेगा नहीं, तो ये कंपनी कर लेंगे तो फंस जाएंगे। मैंने उनको असिस्टेंट कमिश्नर के पास लेके गया और उनको बताया कि सर ये ऐसा काम करने वाले हैं ताकि इनका रिफंड अगर रुक जाएगा ड्यूटी स्ट्रक्चर में तो काफी मतलब टोटल में बेनिफिट नहीं कर जाएगा। सर बोला 18 और 28 में खरीद रहे हैं, तो जीएसटी ऑफिसर हमें सीधा बोलता है कि सर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें ऊपर से बहुत दबाव होता है कि रिफंड नहीं देना है, मतलब आप कुछ भी कर लीजिए रिफंड नहीं देंगे। जो लॉस में उसको कौन बदल सकता? सर वो एक ही बात हो गई, लॉस को बदलने का अधिकार किसी को, वो जीएसटी काउंसिल पूरे भारत काउंसिल, जहां कोई एक सरकार यदि हाथ खड़ा कर देगी नहीं करेगी तो पूरे जीएसटी काउंसिल के मेंबर उसको मनाते हैं कि पूरे देश का भला है, इसलिए आप मानिए। नहीं तो कहीं कहीं तो हम लोग ये देखते हैं कि वोटिंग से कर देता है, लेकिन जीएसटी काउंसिल एक ऐसा काउंसिल मैंने पिछले 1.5 साल 2 साल में देखा जहां लोग मनाने की प्रथा, मनाया जाता है, समझाया जाता है। इसलिए जो कानून बन जाए उससे डीपर कोई नहीं कर सकता। एक बात आप करेंगे फंड वाला और कोई, देखिए बिहार बदलेगा, मैं बार बार कहा, ये सोचना पड़ेगा, हम ही लोग को बदलना है, कोई बाहर से नहीं आया। अब बिहार के लोग यदि यहाँ माहौल बनाने में सफल होंगे तभी सक्सेस होगा। सर मेरा नाम श्रीकांत। अभी बिहार में SC/ST में टैक्स कलेक्शन का बहुत दबाव है। कॉम्पनसेशन से जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता था वो 22 हो चुका है। अभी जो आप हमारा की बात किए जो स्कीम स्टार्ट हुआ है, तो ऑफिसर का कॉल आता है और बोलते हैं कि हम आपको स्कीम में
सामान दे रहे हैं, आपको के जीएसटी में 1 करोड़ का कलेक्शन इस मंथ में देना हमारा टारगेट। तो इस पे बिजनेस का वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व हो जाता है, जहाँ पे ऑटोमोबाइल में 28% 30% का जीएसटी है, आईटीसी ड्रॉप रहता है और ऊपर से कैश कलेक्शन कंट्रीब्यूशन बढ़ेगी। हर मंथ हमारे पास कलेक्शन का वो प्रेशर है कि देखिए उनका काम है, जैसे आप जब अपने बिजनेस पार्टनर से बात करते हो जो इंडस्ट्री लगाने आते उसको जैसे आप लॉ समझाते हैं कि भाई इतना टैक्स, इतना कैश आपको लगाना पड़ेगा, इतना बैंक लोन देगा, इतना जो प्रॉपर्टी रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, उसी तरह हम भी अपने ऑफिसर्स को कहते हैं कि भाई आपको टैक्स कलेक्शन करने हैं। उसका मतलब ये नहीं इनको गलत कर देगा, क्यों मैं बोलूं, उनका काम है, वो अपने प्रेशर में आपसे पैसा ले लेते तो आप क्या कर सकते, हमको तो उससे लड़ना होगा ना। आपसे कोई पैसा ले रहा और गलत कर रहा है तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। आपके पास वो बात अलग चाहिए, इतना पैसा जमा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो उनका दायित्व है, मैं उसे डिफर नहीं करता हूँ, तो उसी के लिए तनख्वाह सरकार देती, लेकिन वो गलत नहीं करे ये इसको करना मेरा काम। आपने जो सुझाव दिया इस पर मैं जरूर गंभीरता से इसको समझा कराऊंगा। एक बात और सर, बिहार में इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जैसे यूपी गवर्नमेंट आईटी हब बना रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, गुजरात सरकार गिफ्ट सिटी बना रही है गुजरात में, तो अगर हम लोग कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें जिससे सर्विस इंडस्ट्री हमारे यहाँ और आए और तो रोजगार भी मिलेगा, लोगों को काम भी बढ़ेगा, यहाँ का पर कैपिटल इनकम भी बढ़ेगा, तो अगर हम आप लोग 15 दिनों में लोग ये पॉलिसी लॉन्च करेंगे। वैसे इंडिया में जो आईटी पॉलिसी है, जेसी को छोड़ दीजिए, एसएससी को, अभी इंडिया का टॉप वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी बिहार में आई थी, लेकिन इसके बावजूद हम बढ़ नहीं पाए। ये मैं पॉलिसी कोई ना कोई सीएम के सहयोग के ही माध्यम से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप डिफरेंट स्टेट को भी देखिए, एक ग्रुप बनाइए, मेरा आग्रह है, 10 आदमी 15 आदमी पूरे देश को बांट, कहाँ कौन अच्छा पॉलिसी, कैसे अर्बन पॉलिसी अच्छा हो, कैसे ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी अच्छा हो, कैसे लैंड रिफॉर्म्स हो, कैसे इंडस्ट्री पॉलिसी अच्छा हो, एक 10-10 का ग्रुप बनाइए या 5 आदमी, एक पार्ट आप दीजिए और सुझाव हम लोगों को दीजिए। सुझाव दीजिएगा तो आपको लगता है, जैसे मेरा खुद का मानना है, क्योंकि बिहार एक समाजवादी स्टेट रहा, लालू जी, नीतीश जी जैसे बड़े नेता काम करते रहे, तो सब जेपी आंदोलन से और सबके माइंडसेट में रहा कि कोई बिजनेसमैन को बहुत आगे नहीं बढ़ा, किसी के साथ फोटो देखे नीतीश जी का, कोई बड़ा इंडस्ट्री है, उसका कारण है कि हमारा माइंडसेट ये है, कहते भ्रष्टाचार हो जाए। मेरा मानना है यदि हम मेट्रो हम पीपीपी मोड पर किए होते, आज सपना देख रहे हैं तो हमको 39 किलोमीटर मेट्रो बनाना है, हम मुश्किल से 10 किलोमीटर ही अभी पूरा कर पाए। कितना दिन हो गया? 11 साल। मैरिन ड्राइव 12 साल में बना, क्योंकि पैसा हम लगा, सरकार के लोग लगा, तो सिर्फ सरकार नहीं कर सकती। आप बॉम्बे एयरपोर्ट पे उतरते हो, 1 रुपया भी भारत सरकार ने नहीं लगाया, महाराष्ट्र सरकार ने लगाया, तो सब पीपीपी बहुत कुछ। अब पटना एयरपोर्ट पे उतरते सब पैसा भारत सरकार को लगाना पड़ा, ऐसे नहीं बढ़ सकता, हमको बदलाव करना पड़ेगा और माइंडसेट को लाना पड़ेगा, एक व्यक्ति को इंडस्ट्री से जोड़ना पड़ेगा, माइंडसेट लगाना पड़ेगा। हम ईमानदार कैसे दिखे? जब हम टैक्स स्लैब के अंदर आएंगे, टैक्स देंगे तो व्हाइट कॉलर होगा, और अब तो पूरा मैकेनिज्म है, जीएसटी में कोई ठेकेदारी नहीं करता है,
तो बालू कहाँ से खरीदा, छड़ कहाँ से खरीदा, सीमेंट कहाँ से खरीदा, सबको मिलेगा। तब जीएसटी ऑटोमेटिक सिस्टम में आया, नहीं आता है तो चोरी हो जाता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि सेक्टर वाइज एक ग्रुप बनाकर काम करना चाहिए। धन्यवाद। और कोई सर एक तो आपको बोल दो। मैं जीएसटी से, मेरा नाम सी रविशंकर दुबे है और मेरा सर प्रश्न जीएसटी के संदर्भ में नहीं है, क्योंकि सर आप उप मुख्यमंत्री भी है और आपके ऊपर कंधे के ऊपर पूरा बिहार की जिम्मेदारी भी है और आपको जो है सर दूरदृष्टि वाला व्यक्ति है। के तहत एक कुसुम योजना लाया गया था जिसमें 16 पैकेज सरकार की बात की थी। अब विगत एक ही हफ्ता में आप लोगों का 2 मेगा कार्यक्रम हुआ था सर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, लेकिन एक ये कुसुम टेंडर जो निकला था, ये निकला था 27 नवंबर 2024 में और इसको 3 बार संशोधित किया गया था, तब भी बहुत ही जगह कैंसिल कर दिया गया था। तो आप समझ लीजिए सर 116 जगह पे कम से कम अगर लागत अगर देख लिया जाए, अगर 1.5 करोड़ रुपया इन्वेस्टर का लगना था, बैंक को लगता 7 करोड़ रुपए का अगर लागत करने था, तो 107 करोड़ गुना 117 करोड़ का नुकसान हुआ है सर आपका बिहार सरकार का, ओनली बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। तो सर अब तो चुनावी साल है, हम लोग कुछ दिन में हो सकता है कि सब कुछ लग जाएगा और हम कामना करते हैं कि आप पूर्ण रूप से बिहार का निर्माण संभालते हुए आप आएंगे और उस समय सर जो बात अभी आप बोल रहे हैं हमें अवश्य बुलाएंगे और आशा रखेंगे सर कि जो हमारी समस्या है उसको पैरेलली आप सुनेंगे अपने अधिकारियों के साथ साथ। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग जब तक बिहार रिफॉर्म नहीं होगा तब तक बिहार खड़ा नहीं होगा। इसलिए सरकार तो आएगी और जाएगी, तो बिहार रहेगा। इसलिए बहुत धन्यवाद।